जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे होंगे। जैसा ये परीक्षा बहुत निकट है, तो आप उसकी परीक्षा की तैयारी में अपने पूरी तरीके से संलिप्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए, तो आपकी परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हम प्रस्तुत हैं आपके सामने, और बहुत सटीक प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। और आज की श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और जैसा कि यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए सीडीपी प्रैक्टिस सेट के साथ एकदम सटीक प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो इस परीक्षा में आपके जो नंबर हैं उनके लिए एक प्रयास किया जा रहा है ताकि आप वो बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। और अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं, कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना की जा सकती है। चलिए, तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा थीम है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, और भाग 3 जो है हम इसका आरंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले भी हम भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करा चुके हैं, तो उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, हमारे ही चैनल पर। चलिए, तो अगला भाग आरंभ करते हैं, भाग 3। और इस भाग का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और पहला प्रश्न है आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्न में से कौन है विकास का सिद्धांत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो है। तो सिद्धांत पूछा गया है, पहला ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या बोला गया है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये प्रश्न जो है वो, ये तो विकल्प यही गलत हो जाता है, क्योंकि विकास तो सतत और निरंतर होता ही रहता है ना। शैशवावस्था से लेकर यानी बूढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक विकास होता रहता है, विभिन्न आयामों में और बहु दिशात्मक तरीके से विकास होता है। तो पहला विकल्प तो गलत है। दूसरा है विकास की सभी संक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है ना। सभी क्रियाएं जो है वो अंत संबंधित नहीं है। विकास की अंत क्रियाएं लगभग क्या होती है, अंत संबंधित होती हैं। तो ये विकल्प भी जो है वो सही नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की जो विकास दर होती है, यानी सभी लोग जो, सभी छात्र, सभी बच्चे जो होते हैं, उनकी विकास दर जो होती है वो कैसी होती है, समान नहीं होती है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। सभी लोगों में विकास जो होता है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग स्तर पर होता है और अलग अलग दर से होता है। वो निर्भर करता है वातावरण और वंशानुक्रम पर, है ना। तो जो आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करता है। तो ये जो बात है कि सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये बात जो है वो सही है। सभी की विकास दर जो है वो समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछली क्लासेस में भी समझा चुके हैं कि विकास जो है वो रेखीय नहीं होता है। विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है, सर्पिल अवस्था में होता है, सर्पिल आकार में होता है, तो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये विकल्प ही गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है, विकास का सिद्धांत होता है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है आपका शारीरिक विकास की दिशा से संबंधित है। प्रश्न है कि सिफेलोकॉडल जो है, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कैसा होता है, सिफेलोडिकल सिद्धांत के अकॉर्डिंग, है ना। जो विकास होता है वो शारीरिक विकास कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो शारीरिक विकास की बात की जा रही है सिर से पांव की ओर, है ना। सिर से पांव की ओर पहला विकल्प है। दूसरा है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, है ना। दूसरा विकल्प है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक। अच्छा, ये सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, केंद्र से समीप दूर का सिद्धांत जो है वो वाली बात क्या है। ऑप्शन बी जो है उस बात को निर्भर प्रकट कर रहा है। ऑप्शन सी है पांव से सिर की ओर, है ना। पांव से सिर की ओर तो नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। अधोमुखी सिद्धांत आपने पढ़ाई है, तो ये तो गलत ही है। दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक, है ना। तो ये भी है, तीन ऑप्शन है, यानी जो बन रहे हैं दूरस्थ अंगों से निकटवर्ती अंगों तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सिर से पांव की ओर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिर से पांव की ओर होता है। सिफेलोकॉडल सिद्धांत, प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो सही विकल्प है वो सिर से पांव की ओर विकास होता है। शारीरिक विकास की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो ये जो देखा है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है।
चेतना का अंग है, विकास का अंग है, विवृद्धि का अंग है या फिर संशोधन का अंग है। तो जस्ट अभी आपने पढ़ा पिछले प्रश्न में ही आपने देखा कि ये किसका अंग होता है, विकास का अंग होता है। किसका होता है, एक विकास का अंग होता है। तो ये विकास का अंग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए। अगला प्रश्न देखिए। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक जो विकास की दिशा होती है वो किससे होती है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर से बाहर, बाहर से मध्य की ओर, यानी बाहर से अंदर, यानी शरीर का बाहरी भाग पहले विकसित होगा, अंदर का भाग बाद में विकसित होगा। तो ये सिद्धांत जो है, सिर से पैर तक वाली बात तो ठीक है, लेकिन शरीर से बाहर से मध्य की ओर वाली बात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है वो कहां से होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। तो ये वाली बात जो है सही नहीं है। अच्छा, दूसरा है सिर से पैर, यानी सिर से पैर वाली बात ठीक है, तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मध्य से यानी अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी को देखेंगे तो क्या है, पैर से सिर की ओर। तो पैर से सिर की ओर वाली बात गलत है, क्योंकि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, शरीर से बाहर से मध्य की ओर की बात गलत है। ठीक है, तो पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, है ना, तो सिर से पैर से सिर, है ना, पैर से सिर, ये भी वाली बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो विकास जो होता है वो कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है तथा मध्य से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नरेश और मुकेश की आयु समान है। नरेश और मुकेश जो व्यक्ति हैं उनकी आयु जो है वो कैसी है, समान है, किंतु उनके विकास में, है ना, काफी अंतर है। यह किस कारण होता है ना, उनके विकास में, डेवलपमेंट में जो है काफी अंतर है, एक विकसित है और एक कम विकसित है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये विकास जो है, इनमें जो अंतर है वो किसके कारण है, इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, क्या कारण है इसका। तो ऑप्शन ए दिया गया है परमाजितता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है निश्चित प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन सी है व्यक्तिगतता का सिद्धांत और ऑप्शन डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परमाजितता के सिद्धांत की बात नहीं है, निश्चित प्रतिरूप की बात नहीं है, व्यक्तिगत, देखिए हमने पढ़ा कि जो विकास होता है वो सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन सभी जो विद्यार्थी छात्र बालक होते हैं उनमें विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है ना। वो भिन्न भिन्न क्यों होती है, वो निर्भर करती है किस पर, आनुवांशिक और वातावरण के मध्य अनुक्रिया पर। कि जो अंतःक्रिया जो होती है, वातावरण और आनुवांशिक लक्षणों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उन पर उस विकास की दर जो है वो निर्भर करती है। तो ये जो सिद्धांत होता है वो व्यक्तिगतता का सिद्धांत हो जाता है, यानी व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अधिगम के लिए अधिक तत्पर होता है और अधिगम तेजी से होता है, विकास तेजी से होता है, और किसी छात्र में विकास जो वो मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है। तो ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन सी इज द क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत जो है वो इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो जो समान उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से विकास होता है, तो वो व्यक्तिगत वाला बात होती है, पर्सनल वाली बात होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो मानव विकास से संबंधित है और कह रहा है कि मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास जो होता है वो किस प्रकार से होता है, देखेंगे। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था से अंत तक, है ना, किशोरावस्था से अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, है ना, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या जीवन पर्यंत, है ना। तो मानव जाति में विकास जो होता है वो हम जानते हैं सतत प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत होती है। गर्भ धारण करने से लेकर के वृद्धावस्था तक विकास होता ही, किसी न किसी रूप में विकास होता ही रहता है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जीवन पर्यंत होता है। मानव जाति में विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका विकास का सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से किसका, है ना, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत जो है वो गलत है, ये पहचानना है, गलत वाला पहचानना है, ध्यान रखेंगे, गलत पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए है विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है ना, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से विकास होता है, तो व्यक्तित्व विभिन्नता तो होती है, तो ये तो बात सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है विकास संयोग का परिणाम है ना, तो विकास जो है वो संयोग का परिणाम नहीं होता है, बल्कि आनुवांशिक लक्षणों और वातावरण की अंतरक्रिया से संभव होता है।
तो संयोग वाली बात जो है वो सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। विकास संयोग का परिणाम नहीं है, ठीक है, बल्कि अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो बी है वो गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया था, तो ये सही विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले विकल्प है, यह एक सतत प्रक्रिया है, ये बात सही है। यह पूर्व कथनी होता है, ये भी बात सही है। विकास जो है वो पूर्व कथनी होता है, कुछ हद तक हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ गलत पूछा गया था, तो गलत है ऑप्शन बी, विकास संयोग का परिणाम होता है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, हम विकल्पों की अधिक व्याख्या इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय कम है, हमें प्रश्न अधिक से अधिक करनी है, तो व्याख्या जो है वो थोड़ी सी कम हो पाएगी, क्योंकि व्याख्या की नहीं, अभी आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल करने और अभ्यास की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम उस दृष्टिकोण से केवल अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हम अधिक विकल्पों पर अधिक चर्चा करने का अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उस आधार पर हम केवल प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, तो 68 असल प्रश्न जो है वो क्या करा है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है ना। यानी बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना, यानी विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास का सिद्धांत है जो शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा सहायक है शिक्षक के लिए। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। और ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों को क्योंकि पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थी विद्यार्थी एक ही बात होती है, यह औचित्य स्थापित करने में, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम विकास के सिद्धांत को समझ रहे हैं, है ना, तो शिक्षक के लिए ये कोई आवश्यक नहीं हो जाता कि औचित्य स्थापित करने में, यानी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये तो हमें पहले से ही पता होता है कि हमें शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना है, क्योंकि उनके विकास के लिए, उनके अधिगम के लिए शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा जो है वो उनके विकास क्रम में आवश्यक होती है, तो वो हम पढ़ाते ही है ना। तो क्यों पढ़ाना चाहिए, ये विकास प्रक्रम को जानने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं होगा। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि से हमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि बच्चा जो आया है तो हम उसे अधिगम करेंगे, विकास के लक्षणों को समझेंगे, तो ये जो सिद्धांत है वो इससे संबंधित नहीं, यानी इस चीज को पालन में नहीं लेता। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में भी सहायक नहीं है। ये किसमें सहायक होता है, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को, है ना, प्रभावी रूप से संबोधित करने में, क्योंकि हमें पता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें विकास भी अलग अलग गति से होता है, उसके साथ साथ अधिगम की गति भी जो होती है, दर जो होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो विकास के सिद्धांत जो होते हैं वो उनकी अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से समझने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में जो है वो बच्चे के विकास सिद्धांतों को, जो सिद्धांत होते हैं उनको शिक्षक को पता होना चाहिए, जानना आवश्यक होता है, वो इसमें सहायक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अच्छे नागरिकों के गुण से संबंधित है। और ये प्रश्न है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, यानी बच्चे में अच्छे नागरिक के गुण कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे उनमें समाहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। देखिए, भाषण देना जो है वो सीडीपी के उसमें परिप्रेक्ष्य में जो है वो कैसा है, एक नकारात्मक शब्द है, क्योंकि भाषण जो है वो बच्चे नहीं समझते हैं, है ना, बच्चे वयस्कों के विचार से तालमेल नहीं बना पाते हैं, उन्हें अपने अधिगम की आवश्यकता होती है, और स्वयं के अधिगम स्वेच्छा से वो क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक है। तो उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देना जो है वो भाषण आपके नहीं समझेंगे, उस पर उनका प्रभाव जो है वो प्रभावी ढंग से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उन्हें देखेंगे, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर के उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो होगी, पर वो अत्यधिक प्रभावित नहीं होंगे ना, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमें सीडीपी में ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कुरिकुलम एक्टिविटीज करा सकते हैं। जितनी ज्यादा कुरिकुलम एक्टिविटीज होंगी बच्चा उतना ही अधिक तीव्रता से अधिगम करेगा, तो इस बात पर ध्यान रखा जाता है। तो अगर हमें कोई चीज सिखानी है या बच्चे को पढ़ाना है, हम चाहते हैं कि वो उसमें अधिगम करे, तो हमें क्या करना चाहिए, शिक्षकों को उसे कुरिकुलम एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए, है ना, कि हम उससे वो क्या करवाएं, एक्टिविटीज करवाएं ना, प्रक्रियाएं करवाएं, तो बच्चा जो है वो अच्छे उचित ढंग से तीव्र गति से अधिगम करता है। तो ऑप्शन सी है,
उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें क्या करके, सामुदायिक सेवा कार्य देकर, यानी सामूहिक रूप से क्या करें, उन सेवा कार्य बांट दीजिए, दे दीजिए, तो वो क्या करेंगे, करिकुलम एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा और वो एक्टिविटी करेंगे तो उनसे अधिगम जो है वो तीव्र गति से होगा। ठीक है, चलिए अगला है, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करा करके, भारतीय संविधान से परिचित करा करके उन्हें अधिक लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो छात्रों के लिए है ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही विकल्प होगा। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके हम क्या कर सकते हैं, छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण को समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका कहता है विकास का सही क्रम से संबंधित है। ठीक है, और क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है ना, तो मानव विकास का सही क्रम क्या होता है वो हमें पहचानना है। क्या होता है आप बताएंगे, थोड़ा सा ना क्वेश्चन देखते हुए उनको मुझसे पहले हल करने की कोशिश किया करिए, जैसे मैं आपको करा रहा हूं तो उससे पहले ही आप उन प्रश्नों को पढ़ें और उनको हल करने के प्रश्न करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो मॉक टेस्ट है जो आप यूज कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, और बाकी एक्सप्लेनेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था, तो शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था नहीं आती, बाल्यावस्था आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो ये सही क्रम है, शैशवावस्था, शैशवा के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद क्या आता है, वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये वृद्धावस्था इसके बाद आता है। ठीक, चलिए तो ये है, उसके बाद में क्या है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये तो गलत ही है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, सबसे पहले तो शैशवावस्था ही आती है, तो ये यहाँ गलत हो गया क्रम। ठीक है, दूसरा क्या है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, हाँ, तो शैशवावस्था पहले आती है, ये बाल्यावस्था, तो यहाँ गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अच्छा, शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक, कुछ विद्वान 5 और कुछ विद्वान 6 तक मानते हैं, तो 5 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था की 6 से 12, उसमें आपकी, अच्छा इसको भी पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था में बांट सकते हैं, बाल्यावस्था को भी पूर्व मतलब बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांट सकते हैं। ये होती है, देखिए शैशवावस्था जो है वो जन्म से यानी 0 से बोल सकते हैं 5 या 6, ठीक है, वर्ष तक। उसके बाद बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 तक, किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 तक, और प्रौढ़ावस्था जो 18 से लगभग 40 वर्ष तक रहती है, 40 वर्ष के बाद वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये जो क्रम है वो सही क्रम है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो छात्रों की आवश्यकता से संबंधित है। क्या है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है उनकी भाई, विकल्पों के अनुसार देखेंगे। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, बिल्कुल ठीक बात है, प्रजातांत्रिक वातावरण का अर्थ ये है कि कक्षा कक्ष जब कार्यक्रम जारी हो, यानी बच्चे जब पढ़ रहे हो, अधिगम में हो, तो उस समय बच्चों के लिए जितनी अधिक स्वतंत्रता हो उतना बेहतर होता है ना। प्रजातांत्रिक का अर्थ है कि बच्चे कोई प्रश्न पूछने के लिए, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रक्रिया करने के लिए बच्चे स्वतंत्र महसूस करें। ऐसा ना हो कि वो शिक्षक के डर की वजह से प्रश्न ही ना पूछ पाए, अपने जो व्यक्तित्व को है बाहर ही न ला पाए ना, तो अधिगम में ये चीजें क्या हो जाती हैं, बाधक हो जाती हैं। इसलिए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये उनकी आवश्यकता है। ठीक है, सीखने में स्वायत्तता की, बिल्कुल सीखने में स्वायत्तता होनी चाहिए, स्वतंत्र मतलब छात्र जो है वो कैसा महसूस करना चाहिए, बालक जो है वो स्वतंत्र महसूस करना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। ऑप्शन सी को देखा जाए तो क्या है, क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, है ना। उनमें क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, जो आप अधिगम कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए, यानी बच्चे खुद करके सीखें तो वो बेहतर अधिगम होता है ना। अच्छा, एनसीईआरटी बुक्स अगर आप देखें तो उसी बेस्ड पर है लगभग, उनमें क्या होता है, हर एक मतलब कोई भी चीज समझानी होती है तो उससे पहले क्या होता है, एक थ्योरेटिकल क्या दे देते हैं, क्रियाकलाप दे देते हैं कि बच्चे खुद करके सीखे ना। तो क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए, अंतर क्रियात्मक होना चाहिए, बच्चे आपस में अंतर क्रिया के साथ में सीखें, अधिगम करें, तो ये भी बिल्कुल आवश्यक है कि इनसे अधिगम क्या होता है, तीव्र गति से होता है ना। चलिए, अच्छा तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही चीजें सही होंगी, ए बी और सी तीनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो संवेगात्मक प्रदर्शन से संबंधित है, संवेगात्मक प्रदर्शन से संबंधित है। क्या प्रश्न है, प्रश्न है एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है ना, एक बालक जो है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, ईर्ष्या महसूस करता है, कब करता है भाई, 6 माह की आयु में, ठीक है, देखेंगे 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, या 24 माह की आयु में।
तो ये जो प्रश्न है वो किस समय 18 माह की आयु से संबंधित है, यानी एक बच्चा जो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है वो 18 माह की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब बच्चा अपनी किसी प्रिय वस्तु जैसे माँ से प्रेम करता है या पिता से प्रेम करता है और वो अगर अपना प्रेम किसी और के प्रति प्रदर्शित करते हैं तो बच्चे को ईर्ष्या महसूस होती है, यानी वो अपनी प्रिय वस्तु को खोना नहीं चाहता, और वो अगर किसी और की तरफ झुकाव प्रदर्शित करता है तो उसे ईर्ष्या महसूस होती है, बच्चा चिढ़ जाता है और अपना ईर्ष्या प्रकट करता है। अब वो उसका प्रकट करने का प्रकटीकरण भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है, रो करके, गुस्सा होकर, या किसी भी तरीके से प्रकटीकरण करेगा, लेकिन 18 माह की आयु में वो क्या करता है, बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए। अच्छा प्रश्न है, 18 माह की आयु में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी विशिष्टताओं से संबंधित है। 6 से 11 वर्ष की जो विशिष्ट मतलब बालकों में जो विशिष्टताएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्न है। क्या है प्रश्न है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उनमें से क्या विशेषता हो सकती है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बालक स्वाभाविक और अधिगमकर्ता होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, नहीं, अधिगम के लिए देखिए यहाँ पर जो है सब दिया है शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, तो अधिगम के लिए शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं, बच्चे स्वतः ही क्या होते हैं, सक्रिय अधिगम करता होते हैं ना, बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होते हैं, तो शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? शिक्षक क्या करते हैं, औपचारिक जो शिक्षा होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं, यानी वो प्रदान करते हैं, लेकिन अधिगम जो है वो बालक वातावरण से, समाज से, है ना, माता पिता से, परिवार से, कई तरीके से बच्चा जो है, छात्र जो है अधिगम करता है, तो सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर नहीं होता, वो अपने समूह से भी बहुत कुछ सीखता है। चलिए तो ऑप्शन सी जो है, तो ये तो बात जो है ठीक नहीं लग रही है, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर नहीं होता है। अगला जो विकल्प है वो है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त उस अवस्था में नहीं करते हैं, जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था है वो इसमें नहीं करते हैं। अच्छा ये जो बोलेंगे कि तो फिर टीचर का काम क्या होता है, शिक्षक का काम क्या होता है, तो शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत बात है, इस उम्र में तो बच्चा बहुत तीव्र गति से अधिगम करता है, तो रुचि वाली तो ये बात ही गलत हो जाती है। तो इस जो परिस्थितियां जो विकल्प है उनके अनुसार जो है वो सही विकल्प, जो सटीक विकल्प होगा, सर्वोत्तम विकल्प होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, विकल्प जो है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये अहम केंद्रित चिंतन से आधारित प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो क्या करता है, हाँ या ना में उत्तर देता है, और वो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, ठीक है। कारण क्या है उसका देखेंगे, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, बात छोटे की नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह छोटा है ये कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा कैसा होता है, अहम केंद्रित होता है, और अपने आप को ही वो सही मानता है, वो ये मानता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही जो है वो ठीक है, अहम केंद्रित होता है बच्चा, है ना, ईगो सेंट्रिक होता है, तो ये जो बात है वो ठीक प्रतीत होती है। अगली बात जो है वो क्या है, ऑप्शन क्या है कि क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, ये तो बात ठीक नहीं है कि बुद्धिमान का यहाँ पर जो सापेक्ष प्रपेक्ष जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, ये भी बात भी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। कैसा होता है, अहम केंद्रित होता है, इसलिए उसे वो दूसरे के विचारों को लेकर, वयस्कों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, और हाँ या ना में उत्तर देकर के बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, तो ये बताना है कौन सा विकास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कुछ निश्चित विशेषताओं की, सभी की नहीं कर सकते हैं, कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, कहीं तक ये बात ठीक प्रतीत हो रही है। अच्छा यहाँ पूछा गया है नहीं, हमें गलत पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा गया है तो नहीं पर भी हमें फोकस रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कहता है कि विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना है ना, विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास
करना है। ऑप्शन सी देखा जाए तो क्या है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो ये बात भी ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, बिल्कुल संभाव्य खतरे तो बने ही रहते हैं, संभाव्य खतरे तो होते ही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि प्रारंभिक विकास बाद के, है ना, विकास बाद के विकास से, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है ना, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से, बिल्कुल, है ना, कि आरंभिक अवस्था में अगर विकास जो उचित दर से हो रहा है, ठीक प्रकार से हो रहा है, तो बच्चों में क्या होता है, सामंजस्य और समायोजन बना रहता है, तो वो जो बाद का विकास होता है वो भी ठीक प्रकार से होता है। तो ये बात भी कहीं तक ठीक प्रतीत हो रही है। ऑप्शन बी को थोड़ा डिस्कस करें तो लगता है कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ये भी ठीक बात है कि जो वंशानुगत रूप से जो बच्चे में अधिगम हुआ है या जो बच्चे में विकास हुआ है, उस क्षमता को क्या करना है, विकास करना है, यानी समाज, वातावरण और आनुवांशिक लक्षणों की अंतः क्रिया से बच्चे में विकास उत्पन्न करना है, आनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाना है। तो ये जो है बात कहीं तक ठीक प्रतीत हो रही है। हमसे पूछा गया था नहीं वाली बात, तो गलत सेंटेंस जो है या गलत बात जो है वो कौन सी है, ऑप्शन सी जो है वो उसमें ठीक नहीं है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये वाली बात जो है वो ठीक नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो समूह भावना से संबंधित है, और प्रश्न क्या है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है ना, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, इस विचार के कौन सा कथन जो है वो विपरीत है, अपोजिट है ना, तो वो हमें निकालना है। लगभग जो इस भावना से गलत जो दिया हुआ विकल्प है वो हमें चुनना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है ना, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि वयस्कों पर निर्भर होकर वो नहीं सीखता है, बल्कि अपने समूह, अपने छात्र या अपना जो उनका जो सामाजिक समूह जो बन गया है, उनके हम उम्र बच्चों का जो समूह बन गया है, वो उनसे अधिगम करता है, सीखता है उनसे। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी देखें तो क्या है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ये भी बात ठीक है, वो जिम्मेदारियों को मतलब जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, यानी उसके समूह या उसके गैंग के द्वारा जो उसे जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है, तो ये बात भी लगभग ठीक है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये बात भी ठीक है। बच्चों में क्या होता है कि अपने समूह के प्रति वफादारी होती है, यानी अगर समूह की कोई बात है तो वो अपने घर पर भी, इवन अपने माता पिता को भी वो बात को शेयर नहीं करते हैं। अगर समूह के मतलब जो मुखिया है उसका है, जो समूह में अगर ये तय होता है कि ये बात घर पर नहीं बतानी है, तो छात्र अक्सर करके क्या करते हैं, या जो बच्चे क्या करते हैं, बालक, वो बात घर पर भी नहीं बताते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि माता पिता को बाद में किसी भी तरीके से पता चल जाता है, वो एक अलग विषय होता है, पर संभवतः वो बात को छुपाने की कोशिश करते हैं कि यदि उनके समूह में ऐसा तय हुआ है तो। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, अपने समूह के प्रति कैसे होते हैं, वफादार होने सीखता है बच्चा। ठीक है, ये ठीक बात है। अच्छा, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो क्या है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, वो अपने गैंग के सदस्यों के साथ में लड़ाई मोल, हाँ, छोटी मोटी बात अगर होती है तो बातें वही खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, पर वो झगड़ा मोल नहीं लेते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता जब तक कि बात कोई बहुत विशेष ना हो या बड़ी ना हो। ठीक है, तो ये जो बात है ऑप्शन डी जो है वो ठीक नहीं है, यानी ये जो बात जो है वो गलत है। तो हमसे पूछा गया था विपरीत, यानी गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना जो है वो इस परिस्थिति में उचित नहीं है, तो ये डी जो है वो सही उत्तर होगा, यानी ये इस कथन के अनुसार जो विपरीत दिशा में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिग व हंट का विचार। तो बिग व हंट के विचार से संबंधित अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न में हम पढ़ने जा रहे हैं इस प्रश्न में बिग व हंट का विचार। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन है बिग व हंट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, खाली स्थान दिया गया है, और इस खाली स्थान में एक शब्द आना है, इनमें से कोई एक अवस्था आनी है। इस अवस्था की, यानी बिग व हंट इस निम्न में से कौन सी किस अवस्था के बारे में बात करते हैं, बात करते हुए कहते हैं की विशेषता है, यानी इनमें से किस अवस्था की विशेषता है भैया, विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है ना। इनमें से कौन व्यक्त करने वाला एक सर्वोत्तम शब्द है, परिवर्तन, यानी किस अवस्था को परिवर्तन से संबोधित किया जा सकता है, यानी इस अवस्था में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें से किस अवस्था में, पहली बात है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था,
ऑप्शन सी किशोरावस्था एंड ऑप्शन डी इज प्रौढ़ावस्था। तो इसमें से बताना है कि किस अवस्था में जो परिवर्तन है वो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था को परिवर्तन अवस्था भी कहते हैं और इस अवस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं बच्चों में, है ना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी बदलाव बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो शैशवावस्था में जो होती है वो वृद्धि अधिक होती है ना, वृद्धि अधिक होती है, अंगों का बढ़ना, अंगों का विकसित होना, ठीक है। बाल्यावस्था में और प्रौढ़ावस्था में अलग अलग तरीके से विकास होता है, लेकिन किशोर अवस्था में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो परिवर्तन की जो अवस्था है वो कौन सी है, आपकी किशोर अवस्था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन सी जो है वो सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कहता है खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु से संबंधित है और प्रश्न व्यक्त करता है, क्या प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, है ना, ऑप्शन बी दिया गया उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो खिलौनों की आयु जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, है ना, पूर्व बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था, यानी 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो खिलौनों का समय या खिलौनों की आयु होती है, ठीक है, खिलौनों की आयु, ठीक है, खिलौनों की आयु। इस उम्र में यानी पूर्व बाल्यावस्था में जो छात्र है वो खिलौनों से खेलना पसंद करता है। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी ऑप्शन ए जो सही विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की विशेषता से संबंधित है ये प्रश्न भी, और इस प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो है वो नहीं है। कौन सा, ऑप्शन ए देखेंगे, दल समूह में रहने की अवस्था ना, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है ये बताना है, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे समूह बनाते हैं लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में जो होते हैं वो समूह नहीं बनाते हैं। तो दल या समूह रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं होती है, ठीक है। और इसमें पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो दल या समूह में रहने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, अपितु उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है, या किशोरावस्था की, पूर्व किशोरावस्था की अवस्था होती है। चलिए, तो अनुकरण करने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की व्यवस्था होती है और खेलने की अवस्था भी होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। तो दल या समूह में रहने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकास का प्रमुख चरण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है ना। शैशवावस्था जो है वो मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या फिर चतुर्थ है। तो आपको पता है कि शैशवावस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है। मानव विकास की जो होती है वो प्रथम अवस्था होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्रथम अवस्था शैशवावस्था है, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है ना, फिर तीसरी अवस्था जो है वो किशोरावस्था है, फिर उसके बाद क्या होता है, चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था होती है। तो इस तरीके का जो क्रम है वो आपका होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें अब गर्भावस्था को शामिल करेंगे तो फिर अलग बात हो जाएगी। हालांकि जो बच्चा का जन्म के उपरांत जो होती है गर्भावस्था को, इसमें विकास तो उसमें भी होता है, लेकिन प्रथम अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था से माना जाता है। तो शैशवावस्था, उसके बाद में फिर आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद फिर क्या होती है आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। तो ये क्रम जो होता है, तो प्रथम जो है शैशवावस्था जो है वो प्रथम अवस्था होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो किशोर व्यवहार व समायोजन से संबंधित है। प्रश्न है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, यानी बात बात में बहस करता है ना, झगड़ा करता है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, स्वयं को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, वह विकास की किस अवस्था में है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है वो बच्चा प्रश्न तो पूछता है लेकिन बहस नहीं करता, जो माता पिता जो उसे बताते हैं वो उसको लगभग सही मानते हुए आगे बढ़ता है। आगे किशोरावस्था, किशोरावस्था में ही परिवर्तन सबसे अधिक होते हैं, और यहाँ पर जो बालक होता है वो स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने आप को सही मानता है, और उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है ना। अगर उसके विचार जो है वो वयस्कों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो उनमें क्या होता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। युवावस्था और बाल्यावस्था जो है वो सही उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किशोरावस्था जो है
वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी अवस्था में ही वो अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है और ये सबसे कठिन काल होता है, ठीक है, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है विकास और समृद्धि से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, संवेग का मतलब भावनाओं में, विचारों में, भावनाओं में वृद्धि, ठीक है। जैसे गुस्सा आना, प्रेम प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, तो वो है, ठीक है। वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, तो बात हो रही है विकास की, ठीक है। अच्छा, जो आकार में या वजन में वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समृद्धि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात है विकास की, तो विकास के लिए क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? विकास में वृद्धि समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध, है ना, परिपक्वता का यानी मेच्योरिटी का संबंध किस चीज से होता है? परिपक्वता का संबंध, है ना, किससे होता है? विकास से होता है, वृद्धि से होता है, सृजनात्मकता से होता है या फिर रुचि से होता है? तो हमें पता है कि विकास का अर्थ ही होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, है ना। तो अगर बच्चा छात्र जो परिपक्व हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि विकास उसमें हो गया है, ठीक है। यानी विकास फिर भी होता ही रहता है परिपक्वता में। हमारा उद्देश्य, विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। तो परिपक्वता ही विकास को प्रकट करती है। तो विकास यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो तनाव और क्रोध की अवस्था से संबंधित है। प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है? तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना, हम कई बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। शैशवावस्था, है ना, किशोरावस्था, किशोरावस्था इज द करेक्ट आंसर। किशोरावस्था ही जो होती है क्रोध और तनाव की अवस्था होती है। सबसे अधिक जो तनाव और जो आता है वो किसमें आता है? किशोरावस्था में ही आता है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखिए, अगला प्रश्न है संवेगों का विकास से संबंधित है। प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना जो है वो किस अवस्था में उत्पन्न होती है? शैशवावस्था में, है ना, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? तो ये प्रश्न भी आसान है, किशोरावस्था में ही ये सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, शर्म तथा नहीं, किशोरावस्था, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। ये जो है वो बाल्यावस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा? बाल्यावस्था में होगा, ठीक है, किशोरावस्था में नहीं। किशोरावस्था में शर्म जैसी चीजें बच्चा छोड़ करके और मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने की प्रयत्न करता है। तो जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास अवस्था अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। तो ये संवेगों की अवस्था भी होती है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है शैशवावस्था के लक्षणों से संबंधित है। तो शैशवावस्था की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? नहीं है, ठीक है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया है ना, तो देखना है, नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो बच्चों में चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रवृत्ति होती है ना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, चिंतन प्रक्रिया उनमें नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा डी जो है विकल्प वो सही होगा। चिंतन प्रक्रिया छात्रों में नहीं होती, वो अधिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनमें होती है और सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है ना। तो चिंतन की प्रक्रिया जो वो है उस अवस्था में नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सतत विकास का विचार से संबंधित है। कहा गया है इस प्रश्न में कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? विकास जो है वो कैसा है? सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी लगातार होने वाली है परंतु धीमे धीमे गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो कथन है वो किसका है? स्किनर का है कथन है। ये कथन किसका है? स्किनर का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें तो ज्यादा कुछ एक्टिवेशन करने के लिए कुछ है भी नहीं है। तो स्किनर जो है वो ये इसका कथन के प्रवर्तक हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधि, है ना। तो बाल्यावस्था की अवधि से संबंधित प्रश्न है। बाल्यावस्था होती है ना, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, 5 वर्ष तक होती है शैशवावस्था। कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। कुछ वैज्ञानिक इसे 6 वर्ष तक मानते हैं और इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। यानी 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक और फिर 2 से
3 वर्ष तक, इस तरीके से 2 से 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक विभाजित करते हैं। पूछा गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसमें से 6 से 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 तक उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो 12 वर्ष तक जो है ये ऑप्शन जो है वो बाल्यावस्था के लिए बिल्कुल सही है, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो कैसी है, बाल्यावस्था होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, विकास की सबसे तीव्र गति से संबंधित है। मनुष्यों या मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है ना, विकास की, डेवलपमेंट की। देखिए दो चीजें हैं, ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है वो सबसे अधिक शिशुओं में होती है, ये आपको पता ही है। लेकिन यहाँ बात हो रही है विकास की, क्योंकि विकास जो है वो सबसे अधिक तीव्र गति की अवस्था में होती है। तो इसके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है, किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास में वृद्धि होती है। डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए तो सिंपल प्रश्न था, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, जन्म की पूर्व अवधि से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं। गर्भधारण से लेकर के शिशु के जन्म तक की अवधि को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था तो गलत है। शैशव, शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व काल क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रसव पूर्व काल कहते हैं। प्रसव का मतलब होता है जन्म लेना, है ना, या जन्म, या माता पिता मतलब माता जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो उसे बोलते हैं प्रसव करना, ठीक है। तो प्रसव का अर्थ है टू बर्थ, यानी प्रसव से पूर्व काल जो होता है उसी गर्भधारण काल से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमारी ये प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आज के जो 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो यहाँ पर पूरी होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा और अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो आपकी जो सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयत्न किया है, अच्छे प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं इसमें, ठीक है। कोशिश करते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिले और आपको लाभ प्रदान करें इस सेशन का, ठीक है। तो जल्दी ही हम इसके भाग 4 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाकी के जो हमने 2 भाग अपलोड किए हुए हैं पहले से ही, उनको आप देख सकते हैं। अच्छे प्रश्न रखे गए हैं और निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।